नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड का भाग 23, जिसमें कि हम देखेंगे जौनसारी जनजाति के बारे में। इससे पहले हम भोटिया और थारू के बारे में पढ़ चुके हैं। आप अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो देख सकते हैं। ये वीडियो अभी जैसे अपर पीसीएस का एग्जाम होने वाला है, उत्तराखंड पुलिस हो, पटवारी वगैरह सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। तो आज हम देखेंगे जौनसारी जनजाति के बारे में। तो जौनसारी जनजाति में ये आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के जो पश्चिम में जौनसार क्षेत्र, देहरादून में एक जौनसार बावट क्षेत्र पड़ता है, तो इस एरिया में ये पड़ता है। तो यहाँ पे जौनसारी जनजाति बसी हुई है। तो इसके बारे में फैक्ट जो होंगे आगे देखते हैं हम क्या क्या फैक्ट इसमें बन सकते हैं। तो जौनसारी जनजाति, तो जौनसारी जनजाति का एक फेमस मंदिर है हनोल मंदिर। कुछ इस प्रकार से दिखता है ये हनोल मंदिर। तो ये सबसे फेमस मंदिर है, महासू महाराज जी का ये मंदिर है। तो ये सबसे फेमस है जौनसार बावर में। आगे देखते हैं हम इसमें क्या क्या क्वेश्चन बने हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, जौनसारी जनजाति राज्य में कौन से नंबर का जनजाति समुदाय है? तो ये है दूसरे नंबर का। पहले नंबर का हमने पढ़ा था कि थारू, सर्वाधिक जनसंख्या थारू की है, और इसकी कितनी है जौनसारी की? सेकंड नंबर पे आता है जौनसारी जनजाति का। और अगर पूछेंगे कि गढ़वाल क्षेत्र में, तो गढ़वाल क्षेत्र पे ये प्रथम नंबर पे आता है। कुमाऊं क्षेत्र में कौन आता है प्रथम नंबर पे? तो कुमाऊं पे थारू आता है, और ऑल ओवर उत्तराखंड में भी थारू ही आता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। और अभी मैंने बताया, जैसे मैप में ऊपर बताया कि पश्चिम भाग में जौनसार के पश्चिम मतलब उत्तराखंड के पश्चिम भाग में जौनसार भावर क्षेत्र में ये निवास करते हैं। और जौनसारी जनजाति देहरादून में 39 खतें होती है। ये गांव को मिलके खतें बनती है। तो 39 खतें हैं और 358 यहाँ पे गांव है। ध्यान रखेंगे भाई आप, ये 358 गांव यहाँ पे पड़ते हैं। और इनकी मुख्य भाषा, अगर जौनसारियों की मुख्य भाषा पूछेंगे, मुख्य भाषा जौनसारियों की मुख्य भाषा, तो भाषा है इनकी जौनसारी। ध्यान रखेंगे भाई, जौनसारी भाषा है वो होती है। और कुछ लोग इसमें जौनसारी के साथ साथ भाबरी बाबरी बावर क्षेत्र में बाबरी हिमाचली बोलते हैं। वो हिमाचली टच एरिया रहता है, तो इसको बाबरी हिमाचली बोलते हैं। और साथ ही देवघारी 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 भाषा भी ये बोलते हैं ये लोग। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे इसके। तो आगे देखते हैं हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या क्या बना है हमारा। नेक्स्ट हमारा जौनसारी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। तो इनकी सामाजिक व्यवस्था क्या क्या है उसके बारे में हम पॉइंट में कुछ पॉइंट होंगे तो वो देखते हैं। तो जो जौनसारी लोग हैं ये अपने आप को पांडवों के वंशज बोलते हैं। किसके? पांडवों के। ध्यान रखेंगे भाई, किसके? पांडवों का वंशज ये खुद को मानते हैं। पांडवों का वंशज, अपने आप को ये पांडवों का वंशज मानते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ ये मंगोल व डोम प्रजाति के मिश्रित लक्षण इनमें पाए जाते हैं। किसके? मंगोल व डोम प्रजाति के इसके इनमें मिश्रित लक्षण, कैसे लक्षण पाए जाते हैं भाई? ध्यान रखेंगे, मिश्रित लक्षण किनमें? जौनसारियों में पाए जाते हैं। और जौनसारी समाज, मतलब जो पूरा समाज है, जौनसारी जो एरिया है, ये 3 वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। और ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो ये 3 वर्ग है। एक है खसास, दूसरा है कारीगर, और तीसरा है हरिजन। तो खसास जो राजपूत लोग हैं उनको खसास कहा जाता है, और कारीगर जो लकड़ी वगैरह का काम करते हैं, लोहार का काम करते हैं, वो उनको कहा जाता है कारीगर। और हरिजन तो थोड़ा मतलब जौनसार में माना जाता है वैसा कि कम कास्ट वाले लोगों को ये हरिजन वगैरह बोलते हैं यहाँ पे। वैसे अब तो कहीं पे भेदभाव उतना होता नहीं है। अब तो आपको पता ही है सारे में लोग कैसे हैं कि अब तो सब मिलजुल के ही रहते हैं। कहीं कहीं पे देखने को मिलता है वैसे, नहीं तो बाकी सब जगह ही अब सही हो चुका है। तो खसास वर्ग में अगर पूछेंगे, खसास वर्ग में कौन कौन आते हैं, तो खसास वर्ग में है राजपूत, जैसे कि मैंने बताया भी था, और राजपूत और ब्राह्मण। इनके साथ कौन होता है? ब्राह्मण। तो राजपूत और ब्राह्मण किस में आते हैं? खसास वर्ग में आते हैं। इसी के साथ साथ जो और पॉइंट है इसमें कि कारीगर कारीगर वर्ग।
तो कारीगर वर्ग में आता है, मैंने बताया भी था आपको, सोनार, जो सोना वगैरह बनाते हैं, सोनार, लोहार, लोहार, बढ़ई, जो लकड़ी वगैरह का सामान बनाते हैं, बढ़ई, और ये आते हैं कारीगर वर्ग में। और जो मोची और जो कोल्टा, कोली, ये हरिजन जातियों में आते हैं। और यहाँ पे पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। कैसी? पितृसत्तात्मक, ये भी आप ध्यान रखेंगे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। और संयुक्त परिवार यहाँ पे पाया जाता है, मतलब परिवार में सभी लोग इकट्ठे होते हैं, ये नहीं कि अलग अलग होगी। अब तो खैर आप सभी को पता है कि सब लोग अपना अपना हिसाब जल्दी कर लेते हैं, जल्दी सब अलग हो जाते हैं, वैसा कुछ अब मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग, कोई विकास नगर बस रहा है, कोई देहरादून बस रहा है, तो वैसा सब चीज हो चुका है। तो अब संयुक्त परिवार तो मुश्किल ही मिलता है कहीं पे भी। तो आगे देखते हैं हम, क्या है आगे, है जौनसारी जनजाति की विवाह परंपरा। तो विवाह परंपरा में यहाँ पे क्या क्या होता है, तो यहाँ पे पहले पहले के जमाने क्या होता था कि बहुपति बहुपति विवाह होता था। बहुपति विवाह, यानी एक ही महिला के बहुत सारे पति होते थे। जैसे पांडवों की एक ही पत्नी थी, वैसे ही बहुपति विवाह यहाँ पे प्रचलन में था, क्योंकि पांडवों का वंशज इसी कारण ये अपने आप को बता देते। पर ये बहुपति विवाह भी अब खत्म हो गया। बहुपति क्या, बहुपत्नी भी थी कि किसी की एक आदमी की दो दो तीन तीन पत्नियां भी होती थी, तो ये अब चीजें सब जगह समाप्त हो चुकी है। अब बहुत कम मिलता है, जो बुजुर्ग लोग होंगे उन्हीं का होगा किसी का, नहीं तो अब ये चीजें समाप्त हो चुकी हैं। कोई नहीं, अब सब आपको पता ही है, सब लोग अपनी अपनी बीवी अलग ही रखते हैं सब। अब तो इतना प्यार प्रेम किसी के साथ रहा नहीं है। तो अब देखते हैं हम इसमें विवाह में क्या क्या होता है, विवाह में कौन कौन सी विवाह होते हैं। तो तीन प्रकार के मुख्य विवाह होते हैं, जिसमें कि एक होता है बाज दिया। क्या होता है? बाज दिया। दूसरा होता है इसमें बेवाकी, बेवाकी। और तीसरा होता है बोई दोदी, बोई दोदी। ये तीन प्रकार के विवाह होते हैं यहाँ पे। ये तीनों विवाह प्रचलित है। और जो बाज दिया है ना, ये बाज जौ है, ये मौ मत समझना, बाज दिया। तो बाज दिया में ये सबसे शान शौकत का विवाह है, सबसे शान शौकत से विवाह किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि लड़की पक्ष जो होते हैं, लड़की पक्ष से वर पक्ष के घर गाजे बाजे के साथ जाया जाता है, यानी लड़की बारात नहीं जाती है इसमें। लड़की वाले ही बैंड बाजे के साथ लड़के के यहाँ आते हैं, वहीं पे फेरे वगैरह होते हैं, वहीं पे शादी होती है। तो ये बाजदिया विवाह है, ये इसी प्रकार से होता है। बहुत शान शौकत से विवाह दिया जाता है। ये बड़े बड़े जैसे पुत्र होते हैं किसी के, उसका भी उसका होता है ये विवाह। तो इसमें बहुत चीजें दी जाती है लोगों को, खाने वगैरह का अच्छा प्रबंध किया जाता है। और दूसरा विवाह है बेवाकी। तो बेवाकी एक साधारण पद्धति का वाला है, इसमें कुछ ज्यादा वैसा होता नहीं है, नॉर्मल जैसे शादी होती है वैसे ही होता है। और यहाँ पे एक प्रथा थी पहले, अब तो खत्म हो चुकी है, कि गाय को दहेज के रूप में दिया जाता था यहाँ पे। गाय को सभी गौ माता मानते, तो लड़की को दहेज के रूप में गाय को दिया जाता था। अब तो आपको पता है गाय सब पालना बंद कर चुके हैं, उतना कोई करता नहीं है, तो इसलिए अब नहीं दिया जाता। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, यूके ट्रिपल एससी ने एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है, कि देहांती, राज्य में देहांती किसको कहा जाता है? तो देहांती जो होती है, जो जौनसार क्षेत्र में अविवाहित लड़की होती है, अविवाहित, जिनकी शादी नहीं हुई भी होती है, जो घर पे ही होती है, उनको अविवाहित लड़कियों को देहांती कहा जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक होता है शब्द रेयांती, रेयांती। वैसे बुकों में रेयांती, वैसे तो जौनसार की लोकल लैंग्वेज में शायद इसको रैन कहा जाता है, रैन। तो रेयांती बोलते हैं। तो रेयांती होती है जिनका विवाह हो जाता है, विवाहित लड़कियां, विवाहित लड़कियां जो होती है उनको क्या कहा जाता है? रेयांती कहा जाता है। ये सभी फैक्ट आप जौनसारी जनजाति की विवाह परंपरा से संबंधित याद रखेंगे। इतने ही फैक्ट वैसे यूके ट्रिपल एससी पूछता है, यूकेपीएससी पूछता है, बाकी तो बहुत सारा बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें, पर इम्पोर्टेंट फैक्ट इतने ही है। आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा। तो आगे हमारा जौनसारी जनजाति के प्रमुख त्योहार और इनके देवता। तो प्रमुख त्योहार इनका देखते हैं हम। प्रमुख वैसे पहले देवता के बारे में देख लेते हैं। मुख्य देवता इनका महासू है, महासू। ध्यान रखेंगे भाई, ऊपर मैंने आपको मंदिर भी दिखाया था महासू का। तो महासू का क्या है कि जो महासू हैं ये चार भाई थे। तो चार भाई कौन कौन से थे? इसमें था एक बोठा, बोठा। दूसरा था इसमें बासिक, बासिक। और तीसरा था पवासिक,
और एक था इसमें चालदा। ये चार भाई मिलके इन चारों को कहा जाता है महासू। या ध्यान रखेंगे भाई। इसका मंदिर हैनोल में है, थैना में है, लक्षियार में है, लखवाड़ में है, बिसोई में है। आपके बहुत जगह इनके मंदिर बने हुए हैं मासू महाराज जी के। तो वैसे बहुत सारी चीजें हैं मासू महाराज जी के बारे में बताने के लिए, पर अभी आप इतना ही ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही इंपॉर्टेंट है। कभी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि कैसे नामक राक्षस का वध इन्होंने किया था, कैसे जम्मू कश्मीर से इनको लाया गया था। तो पूरी कहानी वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट मतलब इतना ही फैक्ट है। और यहाँ पे एक फेमस स्थल है लाखा मंडल। लाखा मंडल ये भी जौनसारी क्षेत्र में आता है। तो लाखा मंडल में शिव का मंदिर है, एक शिव जी का मंदिर है। पांडवों की गुफा वगैरह, लाक्स वगैरह बोला जाता है कि यहीं पे बने थे। तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। और महासू महाराज का क्या होता है कि भादों के महीने में, यानी अभी आने वाला है, उसमें जागड़ा होता है महासू महाराज जी का। उसमें क्या होता है कि महासू महाराज जी की जो पालकी टाइप बनी हुई होती है उसको बाहर निकाल के टॉस में नहलाने के लिए ले जाया जाता है। और जैसे कोई थैना में मंदिर है, लक्षियार लखवाड़ वगैरह में मंदिर है, तो वहां से भी जो उनका पानी का स्थान होगा वहां पे उनको नहलाने के लिए ले जाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में हम इनके त्योहारों के बारे में देखते हैं। त्योहार इनका एक होता है दीपावली। दीपावली में क्या होता है कि दीपावली को ये पुरानी दीपावली मनाते हैं। पुरानी दीपावली यानी बूढ़ी दीपावली भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेन दिवाली होती है उसके ठीक एक महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। और इसमें अगर जो नृत्य करा जाता है तो इसमें भैला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? भैला नृत्य। ध्यान रखेंगे भैया, इंपॉर्टेंट है, भैला नृत्य किया जाता है। और एक मनाया जाता है महासू महाराज जी का ही एक दशहरे में प्रोग्राम होता है, उसमें भी पालकी वगैरह बाहर निकलती है, उसको कहा जाता है पाइता। और ये कब होता है? आपको विजयदशमी के दिन ध्यान रखेंगे भाई। ये पॉइंट कब होता है? विजयदशमी के दिन होता है भाई ये पाइता। ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और इसको पांचों भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? पांचों। दशहरा, दशहरा के दिन होता है ये पांचों। ये भी आप पॉइंट, आप सभी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और जन्माष्टमी को यहाँ पे आठवीं के रूप में मनाया जाता है। किसको? जन्माष्टमी को किसके रूप में मनाया जाता है भाई? आठवीं के रूप में मनाया जाता है जन्माष्टमी को। ध्यान रखेंगे और साथ ही ये नोट कर लेंगे आप या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। तो आगे इसमें है एक चीज आई थी कि नुनाई त्योहार। आपने बुकों में भी पढ़ा होगा नुनाई त्योहार क्या है। नुनाई त्योहार, इसमें क्या होता है, जो बकरी चराने वाले लोग होते हैं, जौनसार में बहुत सारे लोग बकरी पालन का काम करते हैं, तो उसमें बकरियों को नमक वगैरह दिया जाता है। सभी बकरियों को इकट्ठा करके उनको नमक वगैरह दिया जाता है। इसमें त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है, तो इसको नुनाई त्योहार कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नुनाई त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो नुनाई त्योहार जौनसारी जनजाति मनाती है। आप ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, इसमें था हमारा क्या कि भिरोली त्योहार। भिरोली, भिरोली, भिरोली त्योहार। तो भिरोली त्योहार क्या है? भिरोली त्योहार संतान कल्याण के लिए मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अखरोट वगैरह गांव वाले इकट्ठे करके, जब अखरोट की फसल आती है उसको इकट्ठा करके तब सभी को एक गांव के जो आंगन होता है, सभी गांव वालों का इकट्ठा एक आंगन होता है जौनसार बावर में। तो वहां से इनका अखरोट को फेंका जाता है, तो पल्ले में इनको कैच किया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको भिरोली त्योहार कहा जाता है मेरे हिसाब से। तो बाकी और कुछ भी होगा इसमें, तो संतान कल्याण के लिए ही होता है। एक मनाते हैं मरोज उत्सव। ये एक महीने तक चलता है इनका भाई, मरोज उत्सव। ये भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये कब मनाया जाता है अगर पूछेंगे तो ये माघ के महीने, माघ महीने में मनाया जाता है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जनवरी के महीने में इसको मनाया जाता है। और इसमें जैसे कि मेले वगैरह लगते हैं, तो वीर केसरी चंद का मेला लगता है यहाँ पे। वीर केसरी चंद, इन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना इस हिस्सा मतलब अपना बलिदान दिया था। 3 मई को यहाँ पे मेला लगता है। कहाँ पे? चौलीथात। 3 मई को चौलीथात कहाँ पड़ता है? तो ये चक्राता के पास ही पड़ता है, चौलीथात में। ठीक है, यहाँ पे मेला लगता है भाई, ध्यान रखेंगे आपको। और एक मेला लगता है मौन मेला। कौन सा भाई? मौन मेला, ध्यान रखेंगे, लगने वाला है अब मौन मेला कुछ दिनों बाद। तो मौन मेला में कौन कौन से मौन मनाए जाते हैं? एक तो मछ मौन, मछ मौन, ये कौन सी नदी पे? अगलाड़ नदी पे लगता है, तो ये मनाया जाता है मछ मौन। और एक होता है जतरिया मौन, जतरिया मौन।
तो मछ मोड़ में तो क्या होता है कि टिमूर वगैरह का पाउडर बना के वो नदी में छोड़ा जाता है, फिर वहां से मछलियां पकड़ी जाती है, उसको कहते हैं मछ मोड़। और ये जो ये जतरिया मोड़ होता है, सभी लोग इकट्ठा होके अपना हथियार वगैरह लेके तो उसका प्रदर्शन किया जाता है, एक जगह इकट्ठा होके तो उसका प्रदर्शन करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, जतरिया मोड़ कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, तो सभी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनते हैं। मतलब ये जैसे मौन हो गया, मौन मेला कहाँ पे लगता है, अगलाड़ नदी पे लगता है, ये सब चीजें पूछी जाती है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि जौनसारी जनजाति के लोक होगा, ये लोक हो गया यहाँ पे, तो ये लोक होगा भाई, लोक नृत्य। तो लोक नृत्य में क्या क्या आएगा जौनसारी में, और इसमें थोड़ा सा एक दो पॉइंट हमारा और भी छूट गया था कि बिस्सू मेला भी मनाया जाता है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, उसके बाद चलते हैं आगे। बिस्सू मेला, बिस्सू मेला, तो बिस्सू मेला में क्या बनाए जाते हैं, लाडू यानी साकुली चावल के बनते हैं जो, वो बनाए जाते हैं। और बिस्सू मेला कहाँ लगता है, चौली थात में लगता है। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इसमें किया जाता है जंगबाजी नृत्य, जंगबाजी नृत्य किया जाता है भाई, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कभी मैं डीपली इसमें वीडियो बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा, पूरे फोटो वगैरह लेके, चित्र वगैरह लेके, वीडियो वगैरह लेके, तो उसके साथ में आपको अच्छे तरीके से बता दूंगा। इसी के साथ अब आगे है कि इनके नृत्य कौन कौन से हैं, तो इनके होते हैं, एक होता है हारुल नृत्य, हारुल नृत्य ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है हारुल नृत्य। परात नृत्य भी होते हैं। तो हारुल नृत्य किसमें किया जाता है, रमतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है वही हारुल नृत्य, रमतुल्ला वाद्य यंत्र के प्रयोग किया जाता है किसमें, हारुल नृत्य में। और अगर पूछ ले इनके कि प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे इनके प्रमुख नृत्य, मैं थोड़ा इनके नाम लिख देता हूँ, आप याद कर लेंगे इनके। प्रमुख नृत्य में होता है इनका पौड़ाई, पौड़ाई, अंडे काटे, अडे काटे। और एक होता है झेला नृत्य, झेला नृत्य। और जंगबाजी, ऊपर बताया मैंने आपको, जंगबाजी। और एक होता है आपको रास रासू, रास रासू। और एक होता है आपका पत्तेबाजी, पत्तेबाजी। और एक होता है आपका, थोड़ा सा रुक जाएंगे, तो क्या पहुंचे थे, पत्तेबाजी, बाकी आप नोट कर लेना वो पीछे वाले, पत्तेबाजी। पत्तेबाजी के बाद था हमारा ठुमकिया, ठुमकिया। ठुमकिया के बाद था हमारा सराई। तो ये इनके, और एक बराड़ी, बराड़ी, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ये इनके क्या थे, नृत्य थे। और अगर पूछेंगे कि पत्तेबाजी नृत्य कब किया जाता है, तो पत्तेबाजी नृत्य दीपावली के दूसरे दिन किया जाता है, दीपावली के दूसरे दिन, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर यहीं पे पूछ ले कि इनके प्रमुख लोकगीत थे, प्रमुख लोकगीत, तो प्रमुख इनके लोकगीत थे हमारा हारुल, ध्यान रखेंगे भाई, हारुल, हारुल, मांगल, और केदार छाया, केदार छाया, और बिरासु, बिरासु। और रणरात, रणारात, और शिलोंगू, ये इनके क्या थे, प्रमुख लोकगीत थे। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। तो आगे चलते हैं हम, आगे क्या, कोई आगे क्या है, आगे हमारा जौनसा में राजनीतिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पे क्या क्या था, राजनीतिक व्यवस्था में एक आपने सुना होगा खुमरी, यहाँ पे खुमरी, खुमरी होता है जो पंचायत बैठती है उसको बोलते हैं खुमरी। तो खुमरी में क्या होता है, खुमरी में जो छोटी खुमरी बैठती है उसमें होता है एक मुखिया, मुखिया इसमें कौन होता है, खुमरी में मीटिंग बैठती है, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य आता है, जो इसमें मुखिया होता है वो होता है सियाणा। कौन होता है, सियाणा, वो होता है ग्राम सियाणा, ग्राम सियाणा। जो मुखिया होता है कौन होता है, ग्राम सियाणा। और प्रत्येक परिवार से एक एक सदस्य मीटिंग में आएगी, मीटिंग बैठेगी, उसको बोलते हैं खुमरी। और इसमें मुखिया कौन होता है, सियाणा, जो ग्राम का सियाणा होगा। और एक होती है बड़ी खुमरी, वो बैठती है खत खुमरी, क्या बैठती है, खत खुमरी, उसमें होगा खत सियाणा। मुखिया जो होता है वो होता है खत सियाणा।
उसको क्या बोलते हैं, खत सियाणा बोलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। खत खुमरी में कब बैठती है, दो या दो से अधिक गांवों के बीच में दीवानी या मालगुजारी मामलों के समाधान के लिए खत खुमरी बैठती है। मतलब दो गांव में विवाद है आपस में, तो तब जाके, दो या दो से अधिक गांव में विवाद है, तब जाके खत खुमरी बैठेगी, तब जाके वो सॉल्यूशन निकालेगी। तो ये यहाँ पे थोड़ा राजनीतिक व्यवस्था का ये है, थोड़ा इतना ही है, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं। आगे है हमारा जौनसार के प्रमुख व्यक्ति। तो जौनसार में प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं? तो जौनसार के प्रमुख व्यक्ति है, इसमें आपको फैक्ट मिलेगा कि राजनीतिक जागरूकता का जनक, राजनीतिक जागरूकता का जनक। तो प्रमुख व्यक्ति में देखेंगे हम कि राजनीतिक जागरूकता का जनक जौनसार में किसको कहा जाता है? तो राजनीतिक जागरूकता का जनक कहा जाता है जौनसार में गुलाब सिंह चौहान। गुलाब सिंह, ये आप ध्यान रखेंगे। ये कौन है? प्रीतम सिंह, जो अभी वर्तमान विधायक है चकराता विधानसभा सीट से, उनके फादर थे। और अगर यहीं पे पूछेंगे कि फादर ऑफ जौनसार, क्या पूछ लेंगे आपसे? फादर ऑफ जौनसार। तो फादर ऑफ जौनसार किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है भाव सिंह चौहान। भाव सिंह चौहान को। ये व्यक्ति कहाँ के थे? तो ये थे लखवाड़, लखवाड़ी क्षेत्र पड़ता है जौनसार बावर का, तो वहां के थे। अभी ये शायद 90+ की एज हो गई थी इनकी, अभी पिछले साल शायद इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये प्रथम व्यक्ति थे जो फादर ऑफ जौनसार के अवार्ड से सम्मानित थे। और अगर पूछेंगे कि जौनसार के आधुनिक कवि पूछ लिया, अगर जौनसार बावर के आधुनिक कवि अगर पूछ लिया आपसे, तो उनका नाम था, ये कौन थे? रतन सिंह। कौन थे? रतन सिंह। ये नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपसे पूछ लिया कि देविका चौहान, देविका, देविका चौहान, और एक नाम और था कृपाराम, कृपाराम जोशी, कृपाराम जोशी। ये कौन है? तो ये है समाज सेवी जौनसार बावर, समाज सेवी। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम। आगे है हमारा कि संगीत जनक किसको कहा जाता है? संगीत जनक, उत्तराखंड में संगीत जनक किसको कहा जाता है? तो ये अगर आपसे पूछ लिया, तो संगीत जनक कहा जाता है नंदलाल भारती को। नंदलाल भारती, इनको क्या कहा जाता है? संगीत का जनक। और इनको लोक रत्न सम्मान दिया गया है 2017 में। क्या दिया गया है? लोक रत्न सम्मान नंदलाल भारती को। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर पूछ लेंगे प्रथम कवि, आधुनिक कवि तो कौन थे? रतन सिंह थे। और अगर पूछ लेंगे प्रथम कवि, प्रथम कवि, तो प्रथम कवि थे पंडित शिवराम। कौन थे? ध्यान रखेंगे, पंडित शिवराम। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और एक मनोज सागर है, मनोज सागर, मनोज सागर। मनोज सागर कौन है? तो मनोज सागर है जौनसारी गायक। अभी तो बहुत सारे हो गए, अज्जू तोमर, आपके सनी दयाल, बहुत सारे हो गए जौनसार में गायक भी। और एक फेमस गायक आपको याद होगा, जिनको सभी लोग जानते होंगे, जुबिन नौटियाल। ये भी जौनसार से ही बिलोंग करते हैं, रामशरण नौटियाल जी के सुपुत्र ही, और काफी अच्छा कर रहे हैं बॉलीवुड में। तो इनका नाम आप जरूर ध्यान रखेंगे। और अगर पूछेंगे प्रथम ग्रेजुएट महिला, तो ये थी हमारी देविका चौहान, देविका चौहान प्रथम ग्रेजुएट महिला थी जौनसार क्षेत्र से। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी जौनसार क्षेत्र से इतने ही सवाल थे हमारे पास, इतने ही बने हुए थे। तो आगे के लिए, आगे या वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है जौनसार जनजाति से लेके, कि जौनसार जनजाति जैसे कालसी हो गया, त्योणी हो गया, सैया हो गया, लखवाड़ हो गया, ये इनके नागठात हो गया। ये मतलब मेन पॉइंट है जौनसार जनजाति के। और वैसे तो बहुत सारे देवता माने जाते हैं यहाँ पे, सिलगुड़ माना जाता है, बिजट महाराज माने जाते हैं, बहुत सारे देवी देवता माने जाते हैं। पहले यहाँ मान्यता थी जौनसार में कि काला जादू वगैरह करते हैं, बुकों में भी अभी लिखा हुआ है। बट मैं काफी देखा है कि क्या बोलते हैं, अब ये काला जादू वगैरह कुछ ऐसा रहा नहीं है। तो सब चीजें खत्म हो गई, आप सभी को पता होगा। तो
अब ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी लोग मानते हैं, तो अब लोगों का तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी काफ़ी सुंदर क्षेत्र है जौनसार में, चकराता वगैरह। अब तो बहुत सारे होटल वगैरह, होम स्टे भी खुल गए हैं जौनसार क्षेत्र में, तो काफ़ी लोग घूमने आते हैं, काफ़ी लोग मतलब अच्छा टूरिज्म हो चुका है जौनसार में भी। तो हनोल में भी अभी क्या बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट शुरू करा है कि काफ़ी सुना है मैंने कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है जौनसार में, के जो महासू महाराज जी हैं उनका मंदिर जो हनोल में है, जो ये आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे काम होना है पूरा। इस मंदिर का स्ट्रक्चर पूरा चेंज करना है, मतलब जो इसके बाहर आउटर एरिया है उसको सजाने का काम करना है। तो ये सभी चीजें हैं। बाकी देखेंगे जौनसारी जनजाति के बारे में, कभी डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा पूरा महासू महाराज जी के ऊपर, और पूरे जौनसारी जनजाति के बारे में पूरी एक वीडियो बनाऊंगा अच्छे तरीके से। तो तब आप जानना जौनसारी जनजाति के बारे में। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने जितने मैंने फैक्ट बता दिए इतने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, और शेयर जरूर से करें, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं जो गाँव में दूर दराज लोग पढ़ नहीं पाते हैं। फ्री पढ़ाते हैं, वे आगे भी फ्री पढ़ाएंगे, कंटिन्यू फ्री डलेगी वीडियो, तो सभी को जोड़ें। और ऐसे इसी प्रकार से हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। अगर कुछ भी कमी लगती है आपको वीडियो में तो आप कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।